बुलेटिन में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। एक बार फिर से गाज गिरती हुई नजर आई है, जहां होम स्टे योजना के अनुदान में रिश्वत मांगी गई थी और बकायदा रिश्वत मांगने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जहां सवाल उठ रहे थे जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर। अब देहरादून में होम स्टे योजना में गड़बड़ी के मामले पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने पर अनियमितता और लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस कार्रवाई के बाद पर्यटन विभाग में हड़कंप की स्थिति है। सरकार ने साफ किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां राज्य सरकार की तरफ से जिला विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के प्रति यहां पर लगातार राज्य सरकार की तरफ से अप्लाई जाती है और अनुदान अनियमितता पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। होम स्टे योजना में लापरवाही पर अधिकारी पर गाज गिरी है, जहां पर सस्पेंड कर दिया गया। होम स्टे योजना में न सिर्फ गड़बड़ी बल्कि रिश्वत ली जा रही थी और रिश्वत लेने का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जहां पर पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। अनुदान अनियमितता पर यह बड़ी गाज गिरती हुई अधिकारी पर नजर आई है, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके आधार पर न सिर्फ निलंबन की कार्रवाई बल्कि आगे कानूनी प्रक्रिया को भी अपनाया जा रहा है। साथ ही राज्य को सड़क परियोजनाओं के रूप में बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक में करीब 7,000 करोड़ रुपए की सड़क योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसमें श्रीनगर, हरिद्वार और कोटद्वार सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सीमांत इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि CRIF के तहत 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिल गई है, जबकि NHO की 5 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी गई। अर्धकुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार बाईपास और कोटद्वार बाईपास पर भी काम तेजी से किया जाएगा। अब इन योजनाओं के तहत टनल, बाईपास और 4 लेन सड़कों के निर्माण से राज्य के सड़क नेटवर्क को नई गति और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो श्रीनगर, हरिद्वार, कोटद्वार परियोजनाओं को हरी झंडी केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुकी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री आपको बता दें नितिन गडकरी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की ये तस्वीरें और बैठकों का जो सिलसिला देखने को मिला, जिसमें उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। आने वाले समय में अर्धकुंभ का भी आगाज होना है, तो अर्धकुंभ को लेकर कोई भी अव्यवस्था या अनियमितता ना देखने को मिल पाए, उसको लेकर भी विशेष तैयारी और पैकेज यहां पर दिया जा रहा है। अगली खबर जो है, राज्य में मदरसा बोर्ड बैन पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मुस्लिम समाज के बच्चों को भी मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। अब इसके तहत उन्हें प्राथमिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं भरत चौधरी ने कहा कि पहले मदरसा बोर्ड व्यवस्था में अनियमितताओं और फर्जी संस्थानों की शिकायतें सामने आती रही थी, जिससे समाज को पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। मंत्री का यह कहना कि यह कदम सरकार की व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा और अवसर देना है, ताकि वो देश की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके और देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। क्योंकि आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और ऐसे में शिक्षा नीति 2020 का भी जिक्र किया गया है। कहा कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर है और समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके, समाज की मुख्य धारा के तहत वो आगे बढ़ सके। बस यही सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य है, जिसके तहत ये बड़ा फैसला लिया गया। अब नई शिक्षा प्रणाली भी यहां पर बहुत जल्दी शुरू की जाएगी और उसी के तहत इन बच्चों को भी जोड़ा जाएगा। उनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का एक मौका मिलेगा और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत उनको भी जो है जो प्रासंगिक शिक्षा है वो मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अभी तक मदरसा बोर्ड में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस तरह से फर्जी रूप से चलाए जा रहे थे, उससे जो है मुस्लिम समाज का भला होने वाला नहीं था। तो ये हमारी सरकार की व्यापक सोच का परिणाम है।
साथ ही देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात शुरू होने से पहले सभी जरूरी सड़क निर्माण और मरम्मत का काम समय पर पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। मंत्री ने कहा कि अगर कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसका ठेका रद्द कर किसी दूसरी एजेंसी से काम कराया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 11 धनौल्टी मार्ग का शासन आदेश जारी हो चुका है। इस पर मंत्री ने जुलाई के पहले सप्ताह में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम से सर्वे कराने और सभी लंबित सड़क कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। तो अधूरे सड़क कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश मंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। अधिकारियों को सड़क निर्माण में लापरवाही पर मंत्री का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मानसून से पहले सड़क कार्य पूरे करने पर फोकस किया जा रहा है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिल पाए। दूर दराज से या दूसरे राज्यों से जो पर्यटन यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको लेकर भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में सड़कों पर जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कई बड़े हादसों को दावत भी दी जाती है। अब ऐसे में उसको लेकर लगातार सख्ती यहां पर अपनाई जा रही है। जो अधूरे सड़क कार्य हैं उनको जल्द पूरा करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए। अगली खबर जहां कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि वीबीजी रामजी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी देश की अत्यंत लोकप्रिय और व्यापक रूप से लागू की जाने वाली योजना है। ये योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके समग्र विकास पर भी फोकस करेगी और अहम भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने इसे केवल रोजगार तक सीमित न रखते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और विकास का मजबूत माध्यम बनाने का प्रयास किया। अब इसी कारण इस योजना को देश भर में व्यापक समर्थन और सराहना मिल रही है। तो जी राम जी बिल का जिक्र यहां पर किया गया मंत्री भरत सिंह चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण तबके के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस पर खूब सियासत की थी जब इस योजना का नाम बदला गया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार इस तरह की सराहना कर रहे हैं इस योजना के तहत जो फायदा उन लोगों को मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी राम जी जो योजना है वो सरकार का लक्ष्य ये है कि पंक्ति में बैठे हर अंतिम व्यक्ति तक, गरीब तबके के लोगों तक इस योजना का लाभ मिल सके और उसको लेकर चारों तरफ योजना की सराहना की जा रही है। भरत चौधरी ने योजनाओं को प्रभावी तौर पर यहां पर प्रबल बताया। वीबीजी रामजी योजना जो है सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और आज पूरे देश में एक साथ लागू हो गई है और एक महज रोजगार की योजना न रह करके एक ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना का रूप देने का इसको केंद्र सरकार ने प्रयास किया है, जिसका चारों तरफ जबरदस्त खैर मकदम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। साथ ही दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में ग्रामीण विकास को लेकर व्यापक मंथन किया गया। बैठक में जी राम जी योजना के तहत मजदूर 300 रुपए करने और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 करने का ऐलान किया गया। साथ ही ग्रामीण विकास को समग्र मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने पर भी फोकस किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने एसआईआर मुद्दे और कांग्रेस के बीएलए अभियान, मदरसा बोर्ड समाप्ति और राम मंदिर चंदा गबन मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की कार्रवाई और विकास योजनाओं को प्रभावी बताया। तो देखिए भरत सिंह चौधरी का एक और स्टेटमेंट, जहां दिल्ली में ग्रामीण विकास पर बड़ा मंथन जो जारी रहा उसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सेमिनार हुआ। इस सेमिनार के माध्यम से लोगों तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है इस बात का जिक्र किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो कि राष्ट्रीय मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे थे, जिनकी जो शिक्षा नीति थी वो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे बिल्कुल इतर वो काम करते थे, उसमें पूरी तरह से बदलाव हो चुके हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज का बच्चा भी राष्ट्र की मुख्य धारा में उसी तरह से जुड़ेगा जिस तरह के अन्य समाज के बच्चे हैं, और शिक्षा पर उनका भी उसी तरह से पूरा अधिकार होगा जिस तरह से कि समाज के अन्य बच्चों का है जो भारत की
न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो 2020 है। साथ ही राम मंदिर चोरी मामले को लेकर SIT जांच लगातार जारी है। इस मामले पर नया उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज ने कहा कि ये पूरी जांच संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है और प्रशासन अपना काम निरंतर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी अनियमितता या गड़बड़ी पाई गई है वो समय आने पर सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि व्यवस्था में कोई कमी है तो उसमें सुधार होना जरूरी चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। महामंडलेश्वर ने कहा कि मामला वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है, इसलिए SIT को सभी संबंधित लोगों तक पहुंचकर सच्चाई सामने लानी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि इस मामले से सीख लेकर भविष्य में ऐसी गलतियों से बचना जरूरी है और श्री राम मंदिर की व्यवस्था और कोष की सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ चर्चा हो रही है, राम मंदिर चढ़ावे मामले को लेकर। अब ऐसे में महामंडलेश्वर का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ इसमें सच्चाई है वो बहुत जल्दी सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन दोषियों को यहां पर बख्शना नहीं चाहिए। SIT जांच से सच सामने जरूर आएगा और SIT लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, तय तक जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी यहां पर महामंडलेश्वर की तरफ से की गई है। जो कार्रवाई चल रही है वो एक संवैधानिक कार्रवाई है ना। SIT भी गठित हो गई है, काफी रिकवरी भी हो रही है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है? जो चीज हुई गड़बड़ी हुई है उससे गड़बड़ी जो हुआ है वो तो आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा ही आएगा, आ ही रहा है धीरे धीरे। तो ये एक व्यवस्था के तहत हुआ होगा कि उनसे जिनसे व्यवस्था नहीं संभली तो हटाना वाजिब है, कोई दूसरा व्यवस्था देखेगा। जो आदमी अगर लूज है, कोई आदमी नहीं समझ पा रहा है व्यवस्था को, तो दूसरा आदमी आएगा, तो भाग उसका पार्ट है। जो कार्रवाई चल रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां सिख धर्म पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध तेज हो चुका है। श्री गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार समिति के प्रतिनिधि मंडल ने SSP से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। समिति का आरोप है कि UKD के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणियां की है। समिति ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब इस मुद्दे पर सिख समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और वो आक्रोश लगातार दर्ज करा रहा है, जिसके चलते उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जो धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ रहा है या फिर जो कथित टिप्पणी की गई है उस पर किसी तरह का बड़ा एक्शन लिया जा सके। माफीनामा भी मांगने की बात की गई। तो UKD के केंद्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई की बात यहां पर सिख समुदाय कर रहा है। सिख समाज ने SSP को एक ज्ञापन सौंपा और ऐसे में UKD के जिस दिग्गज की तरफ से बयान जारी किया गया है, धार्मिक टिप्पणी की गई है सिख समुदाय को लेकर, जो नाराजगी बढ़ रही है उसको खत्म करने का प्रयास लगातार SSP की तरफ से किया जा रहा है और समझाइश और आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी वो माफीनामा यहां पर पेश करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है जहां धार्मिक टिप्पणी को लेकर किसी तरह से इस विवाद की रोकथाम हो पाए। अच्छा प्रदेश है, यहाँ सभी 36 बिरादरी के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में इस प्रदेश की हवा को धूमिल करना चाहते हैं और वो उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ। अब उन्होंने बयान दे दिया आशीष नेगी ने सिख समुदाय के खिलाफ। हमने यही कहा साहब से कि ऐसे लोग जो हैं उत्तराखंड को जो है हंसता बढ़ता फूलता नहीं देखना चाहते, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। तो इसलिए हमने उनके जो है एक ज्ञापन SSP साहब को दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई है ऐसे लोगों पर की जाए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर बड़े प्यार से रह रहे हैं। कोई यहाँ पे पहाड़ी या ऐसा सरदार सिख ऐसा कोई मसला आज तक हुआ ही नहीं, लेकिन ये आदमी जो है इसे खड़ा करना चाह रहा है। तो इसलिए हम आज लोग ज्ञापन देने आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो शांति है वो खराब ना हो और जैसे लोग रह रहे हैं पिछले कई सालों से।
अगली खबर का रुख करते हुए जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष संजय महंत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश किसी भी हाल में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा सभी धर्मों के सम्मान की बात करती है और किसी भी धर्म पर आक्षेप करना उचित नहीं है। संजय महंत ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान समाज में दूरी और दुर्भावना पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाली फंडिंग और उसके उपयोग पर भी सवाल उठने चाहिए। साथ ही उन्होंने ओवैसी पर समाज को बांटने और राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान मुद्दों को हवा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी को संयमित बयान देने चाहिए। तो संजय महंत की तरफ से बयान सामने आया, धर्म के नाम पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी की तरफ से लगातार धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब न सिर्फ संजय महंत बल्कि साधु संतों में भी नाराजगी है कि धर्म के नाम पर किस तरह से यहाँ पर टीका टिप्पणी की जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में ओवैसी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यहाँ पर बयान जारी किया था। बयान के माध्यम से कहा गया था कि अब ये देखते हैं कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई उन लोगों के घर पर चलवाई जाती है या नहीं, जिसके चलते अब लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। और संजय महंत ने कहा कि धर्म के नाम पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं होगा। संत समाज में ओवैसी के बयान पर नाराजगी है और ओवैसी को माफी मांगने की बात कही जा रही है। ओवैसी ने जैसे ही ये बयान दिया तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ चर्चा का विषय बना, लेकिन अब साधु संतों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, महज हिंदू और मुसलमान करते हैं और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। कि यहाँ कितने घोटाले होते हैं उसके लिए कुछ कहा जा सकता है। सरकारों से इतनी फंडिंग होती है, उन फंडिंगों का पता नहीं चलता है, तो किसी के धर्म पे आक्षेप करना ये बहुत सरल है। परंतु जो सनातनी है वो किसी भी धर्म का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी के व्यक्तिगत धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करते हैं। और हम समाज होने के नाते, भारत साथ समाज होने के नाते ओवैसी जी की जो भी इस तरह के बयान आते हैं उनकी बहुत निंदा करते हैं। इन लोग अब बात चमोली की, जहां जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर तेजी से चल रहा है। जिले में 90% से ज्यादा गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। एडीएम विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, अभियान की प्रगति की समीक्षा की। जिले के 2,95,000 मतदाताओं में से 99.94% लोगों को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। थराली विधानसभा क्षेत्र 91% डिजिटलाइजेशन के साथ आगे बढ़ा है। चुनाव आयोग का उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और फर्जी नामों को हटाकर सूची को पूरी तरह से सही और पारदर्शी तरीके से अपडेट रखना है। और एसआईआर की प्रक्रिया उत्तराखंड में हालांकि लंबे समय से चल रही है, लेकिन बीएलओ अब घर घर जाकर लगातार यहां पर डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर रहे हैं। लोगों से भी यहां पर अपील राज्य सरकार की तरफ से की गई है कि बीएलओ जब आपके घर पर पहुंचे और ऐसे में आपसे पूछताछ करें तो उस दौरान यहां पर वोटर को लेकर एक वोटर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और बीएलओ का समर्थन करें। साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जिगजैग पॉइंट के पास एक महिला यात्री अचानक से बेहोश होकर गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने तुरंत पहुंचकर महिला को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित आस्था पथ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से महिला को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सकी है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ लगातार यात्रियों की सुरक्षा और मदद में जुटा हुआ है। तो केदारनाथ यात्रा में एक महिला बेहोश हो गई और ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां महिला को स्ट्रेचर की मदद से बकायदा उस पथ पर पहुंचाया गया जहां महिला को पहुंचना था। ऐसे में मुस्तैदी दिखाई दी प्रशासनिक अमले की। अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। नैनीताल और आसपास के इलाकों में धुंध और बादलों की चादर छा गई है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर रहा है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों के बीच बादलों का डेरा पर्यटक और स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जहां मौसम में आई ठंडक से लोगों को गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिली है। बारिश के बाद पहाड़ों की हरियाली भी और ज्यादा खिल गई है। धुंध से ढकी वादियां और बादलों में छिपते पहाड़ प्रकृति की मनमोहक
तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं। और एकमात्र यही वजह कि लगातार दूर दराज से जो पर्यटक हैं वो नैनीताल या फिर पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं ताकि पहाड़ों का लुत्फ और इस मौसम का लुत्फ उठा सके, क्योंकि उत्तर भारत में भीषण और प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। लेकिन उस गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार कुछ लोगों की तरफ से पहाड़ी राज्यों का रुख किया जा रहा है। और ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की, जहां नैनीताल में पर्यटकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और ऐसे में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जहां पर पर्यटकों का ये कहना कि जो अभी दृश्य देखने को मिल रहा है वो बेहद ही मनमोहक है। और ऐसे में ये दृश्य लगातार उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके चलते वो इस पूरे मोमेंट को अपने फोन पर कैप्चर कर रहे हैं और उसके बाद अपनी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में मौसम उत्तराखंड में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मानसून लगभग दस्तक दे चुका है उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी। और उत्तराखंड में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही भव्य तस्वीरें हैं। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंगलवार को नदी का जलस्तर बढ़कर 622 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि ये अभी खतरे के निशान से नीचे है, जहां प्रशासन ने स्थिति पर पूरी नजर रखी हुई है और अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि नदी का चेतावनी स्तर 626 मीटर और खतरे का स्तर 627 मीटर निर्धारित है और 622 पर वो पहुंच चुका है। फिलहाल जल स्तर सुरक्षित सीमा में है, लेकिन लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी किनारे अनावश्यक रूप से ना जाएं और मौसम विभाग और प्रशासन के निर्देशों का पालन भी किया जाए। जरूरत पड़ने पर लोगों को सतर्क करने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी है और अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है, 622 मीटर बताया जा रहा है, जबकि 626 यहाँ पर खतरे के निशान है और 627 बिल्कुल उसकी सीमा को पार कर देने का निशान है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको फिलहाल वहां से जगह खाली कराने की बात कर दी गई है, ताकि वो लोग वहां से जगह खाली करें और सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। किसी भी तरह की अव्यवस्था और उनकी जान को, माल को कोई नुकसान ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। जो ग्रामीण इलाके हैं जो अलकनंदा नदी से सटे हुए हैं, वहां भी सचेत किया जा रहा है। आज जो आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की जो चेतावनी थी, तो उसमें जो उच्च हिमालयी क्षेत्र थे वहाँ पर ज़रा हल्की बारिश होने के कारण जो अलकनंदा नदी का जो जल स्तर था वो वार्निंग लेवल से भी थोड़ा कम था, तो वो बढ़ गया था। और जिस कारण कि तत्काल हम लोगों ने इस पर नज़र बनाई रखी और सभी को सचेत भी कर दिया गया है, जो नदी के किनारे लोग निवास जो। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा।